गुड मॉर्निंग बच्चों, ये क्लास 12 के लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्लास 12 में कल मैंने टेस्ट किया था। टेस्ट में तुम तो बोलते हो कि सर मेरे इतने मार्क्स आए, इतने मार्क्स आए। पता नहीं यार, सीरियसली मेरे को नहीं लगता कि इतने मार्क्स आए होंगे। या तो तुम बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो घर में, या तुम झूठ बोल रहे हो। ठीक है, जो भी है, जो भी रीज़न है। कुछ लोगों के मार्क्स आए अच्छे, कुछ लोगों ने सही सही मार्क्स बताए, क्या मिस्टेक हुआ, क्या मिस्टेक नहीं हुआ। कुछ लोगों के मार्क्स है वो चेक करेंगे। देखो, दूसरे पे ना झूठ बोल के इंप्रेशन जमाने से कोई फायदा नहीं होता। तुम्हें खुद तो पता ही नहीं तुमने क्या किया क्या नहीं किया, ठीक है। और मेरे से झूठ बोल के क्या कर लोगे? मैंने तुमको बताया है ना, 3 लोगों से कभी झूठ नहीं बोलना है। अपने टीचर से नहीं, सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, अपने लॉयर से, और एक चौथा इंसान भी आ जाएगा। मतलब वो 3 लोग ही रहेंगे हमेशा। फेज ऑफ लाइफ में 3 लोग ही रहेंगे, तुम्हारा तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे टीचर, और आगे जाके तुमको लॉयर मिल सकता है या सीए मिल सकता है। तो इन लोग से कभी झूठ नहीं बोलना है। 4 लोग हो जाएंगे बेसिकली। डॉक्टर से भी झूठ नहीं बोलना भाई, डॉक्टर से झूठ बोलोगे तब भी दिक्कत है। तो 5 लोग हैं बेसिकली, इनसे झूठ नहीं बोलना है। कौन कौन? पेरेंट्स। पेरेंट्स को तो बहुत ही मैंडेटरी है, मतलब तुम्हारे पेरेंट्स को पता होना चाहिए तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। ये तो सबसे बड़ी बात है। दूसरा, तुम्हारे टीचर को पता होना चाहिए कि हाँ भाई तुमने क्या किया। क्योंकि देखो, एक टीचर ना एक अनुमान लगा लेता है, एक गैस लगा लेता है कि हाँ अगर ये बच्चा है तो इसकी कैलिबर ये है, इसकी पोटेंशियल ये है, यहाँ तक ये स्कोर कर सकता है। अब नो डाउट मैं गलत हो सकता हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ कि मैं किसी के बारे में सोच रहा हूँ कि इतना स्कोर कर सकता है, वो उससे ज़्यादा भी स्कोर कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ मेहनत दैट ही इज डूइंग। ठीक है, तो पेरेंट्स से झूठ नहीं बोलना, टीचर से झूठ नहीं बोलना। आगे जाके जब किसी केस चक्कर वगैरह फंस जाओगे तो अपने लॉयर को झूठ मत बोलना, सीए को झूठ मत बोलना, सीए तुम्हारा टैक्स बचाएगा, सीए को झूठ मत बोलना। और अगर कहीं बीमार पड़ गए तो डॉक्टर को झूठ मत बोलना। इन टोटलिटी 5 लोग ऐसे हैं जिनको कभी झूठ मत बोलना। ठीक है, इनसे जरूरी है इनको सच बताना, क्योंकि इनको पता चल ही जाता है। ऐसा समझो कि इनको पता चल जाएगा तुम अगर नहीं भी बताओगे तो। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में ये फॉर्मूला डिराइव किया था। ठीक है, हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था जिसमें फॉर्मूला में ऐसा देखा था कि अगर मेरे पास एक चार्ज आर्क है, एक इस तरह का आर्क है जिसने क्या किया है, सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड किया था, अल्फा एंगल सबटेंड किया था। तो बिकॉज ऑफ दिस आर्क, इस पॉइंट पर जब फील्ड कैलकुलेट किया था तो कुछ बातें आई थी। ये जो फील्ड आता है, फील्ड का वैल्यू लाइन ऑफ सिमेट्री के अलोंग होना होता है। ये जो फील्ड आया था इसको मैंने ई परपेंडिकुलर लिखा था क्योंकि डायग्राम के परपेंडिकुलर लग रहा है ये। तो ई परपेंडिकुलर जो था वो क्या था, लाइन ऑफ सिमेट्री के अलोंग आना चाहिए, और इसका वैल्यू कितना आया था, 2k लैम्डा अपॉन r sin अल्फा बाय 2। अच्छा, इसको आप चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हो। अब वेरीफाई करने के लिए मैंने तुमको 180 डिग्री के लिए बताया है। मतलब अगर ये आर्क पूरा ऐसा होता, अगर ये पूरा आर्क ऐसा होता, सेमी सर्कुलर आर्क अगर होता, और ये रेडियस मान लो r है, यहाँ पे फिर से चार्ज डेंसिटी अगर लैम्डा है, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता, ये जो लाइन है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता। इसके करस्पॉन्डिंग अगर आपको ई परपेंडिकुलर का वैल्यू कैलकुलेट करना होता तो आप देखो यहाँ पे क्या लिखते हैं, ई परपेंडिकुलर किसके लिख रहे हैं, सेमी सर्कुलर आर्क। अगर मैं सेमी सर्कुलर आर्क के लिए बात करूं तो ये इतना हो जाएगा 2k लैम्डा अपॉन r, ये रख दो। और साइन अल्फा यहाँ पर आप देखोगे तो अल्फा जो फॉर्म हो रहा है वो फॉर्म हो रहा है 180 डिग्री का। तो यहाँ पे लिख देंगे साइन 180 डिवाइडेड बाई 2। इसको जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो ये 90 आ गया, साइन 90 होता है 1, तो कितना आ जाएगा 2k लैम्डा अपॉन r। मैंने तुमको ये अलग से डिराइव करके बताया था ना, ये मैंने तुमको अलग से डिराइव करके बताया था, लेकिन मैं आपको बोलूंगा आपको क्या करना है, अलग से डेरिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप ये याद रखो जो मैंने यहाँ पे लिखा है। मैंने क्या लिखा है, 2k लैम्डा अपॉन r sin अल्फा बाय 2। एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है, दूसरा याद रखना है कि ये जो फील्ड है, फील्ड का डायरेक्शन किसके अलोंग होना है, फील्ड का डायरेक्शन एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अलोंग होना है। इसके परपेंडिकुलर, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के परपेंडिकुलर कोई फील्ड नहीं होगा, वो क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है, जिसको मैंने ई पैरेलल से लिखा था। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो क्वेश्चंस सीखने के लिए क्या करते हैं ना, एक और क्वार्टर आर्क का देख लेते हैं पहले, फिर क्या करेंगे, क्वार्टर आर्क का जो आएगा उससे हम मिला के क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, इतना कोई डरने का बात नहीं है। आसान क्वेश्चन तुमको समझ में भी आ जाएगा, तुमसे बन भी जाएगा।
सब कुछ खराब हो रहा है। पहले मेरा फोन खराब हो रहा था, अभी वो जो माइक यूज करता था रिकॉर्डिंग के लिए वो माइक खराब हो गया, अब माइक भी ऑर्डर करना पड़ेगा। पैसे की तकलीफ अलग चल रही है, और पूरी की पूरी दुनिया जो है वो होता है ना, जब तुम्हारा कुछ बुरा चल रहा है, पूरी कायनात मिलकर तुम्हारा बुरा करती है, तो एवरीथिंग इज गोइंग बुरा राइट नाउ, ठीक है, बट स्टिल वी आर मेकिंग क्लासेस, ये अच्छी बात है। इन दिस कोरोना टाइम आल्सो वी आर मेकिंग क्लासेस, ये अच्छी बात है। मान लो मैं इसका एक एग्जांपल ऐसा लूं कि मेरे पास ना एक क्वार्टर सर्कल है, इस तरह से मेरे पास क्या है, एक इस तरह का क्वार्टर सर्कल है, रेडियस r है, और मान लेते हैं प्लस चार्ज जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और चार्ज डेंसिटी कितना है, लैम्डा। लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ में जो चार्ज है उसका वैल्यू कितना है, उसका वैल्यू है लैम्डा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है, मान लो यहाँ पे ये पॉइंट P है, P पॉइंट पर मुझे फील्ड कैलकुलेट करना है। बहुत ही आसान है, लाइन ऑफ सिमेट्री बनाना पड़ेगा। अगर आप लाइन ऑफ सिमेट्री बनाओगे तो ये रहा क्या, लाइन ऑफ सिमेट्री 45 डिग्री पर, मतलब जो भी फील्ड होगा, फील्ड का डायरेक्शन लाइन ऑफ सिमेट्री पे होगा, मतलब यहां से भी 45 डिग्री पर होगा, यहां से भी 45 डिग्री पे होगा क्या। अब यहाँ पे ना क्वेश्चन में क्या करते हैं, वो आपसे ई परपेंडिकुलर नहीं पूछेंगे, आपको ये बोलेंगे कि अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिखना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैं मैग्नीट्यूड, पहले तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड क्या होगा, E परपेंडिकुलर जो है वो 2k लैम्डा अपॉन r, sin 90/2 रखोगे तो sin 45 1 अपॉन √2 होता है क्या। इसका मतलब E परपेंडिकुलर का वैल्यू है √2k लैम्डा अपॉन r। इस तरह से हम क्या करेंगे, E परपेंडिकुलर का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब इस डायरेक्शन में जो फील्ड है उसका वैल्यू मिल गया। अब मुझे ना ये नहीं पूछा है मुझसे उन्होंने क्या पूछा है, इस फील्ड को वेक्टर फॉर्मेट में लिखना है। अब वेक्टर फॉर्मेट में लिखने के लिए क्या करेंगे, आई कैप जे कैप के टर्म्स में रिजॉल्व करना पड़ेगा। अगर मान लिया ये एंगल 45 डिग्री है तो इसका एक कंपोनेंट इधर बना सकते हैं, ये जो वेक्टर था इसको अगर मैं रिजॉल्व करता तो रिजॉल्व करने के बाद क्या कर सकते हैं, एक कंपोनेंट इधर बना सकते हैं और एक कंपोनेंट इधर बना सकते हैं क्या। अब दोनों 45 एंगल है तो साइन और कॉस का कोई मतलब नहीं होगा, तो मैं ये जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E परपेंडिकुलर, अगर उसको वेक्टर फॉर्मेट में लिखना होता तो E cos 45, E परपेंडिकुलर cos 45, और उसका डायरेक्शन जो है वो x का नेगेटिव है क्या, तो माइनस आई कैप लिख दिया, प्लस E परपेंडिकुलर cos 45 लिख दो, sin 45 लिख दो, एक ही बात होगा, j कैप, और ये भी y के नेगेटिव में है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस j कैप लिख देंगे। अब जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे ना, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, E परपेंडिकुलर √2k लैम्डा अपॉन r इनटू cos 45, cos 45 क्या होता है, 1 अपॉन √2 होता है, तो ये 1 अपॉन √2 से ये √2 अगर कैंसिल हो जाएगा तो E परपेंडिकुलर वेक्टर फॉर्मेट में कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ k लैम्डा अपॉन r i कैप माइनस k लैम्डा अपॉन r j कैप। ये 45 डिग्री बहुत ही अच्छा एंगल होता है क्या। जब भी कोई वेक्टर 45 डिग्रीज पे इंक्लाइंड होता है इसका मतलब उसका x कंपोनेंट और उसके y कंपोनेंट दोनों के वैल्यू सेम होते हैं ना, तो इस तरह से क्या करेंगे, यहाँ पर x कंपोनेंट और y कंपोनेंट के वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। अब ये एक बड़े से क्वेश्चन का छोटा सा पार्ट होता है। अब क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए वो क्या करेंगे ना, कैलकुलेशन बनाएंगे। अब देखते हैं कैसे करें कैलकुलेशन। आपको अगर ये फॉर्मूला याद है तो बहुत ही आसान होगा आपके लिए, और अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो आपको डेरिवेशन करना पड़ेगा, तो दैट विल टेक सम अमाउंट ऑफ टाइम। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है ना क्योंकि यहाँ पर कुछ बातें आपको याद भी करना है और कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपको क्या करना है, समझना भी है। मतलब दोनों का खेल है, ये समझ का भी खेल है और याद करने का भी खेल है। मतलब इस वाले चैप्टर में हम दिमाग का 100% यूटिलाइजेशन करने वाले हैं। आज से पहले तक जो दिमाग को कभी नहीं चलाया था, आज से पहले तक जो दिमाग को चलाया था सिर्फ टिकटॉक के वीडियोस देखने के लिए, ठीक है, या सलमान खान की मूवीज को समझने के लिए जो दिमाग चलाया था, अब क्या करना है, आपको लेक्चर समझने के लिए दिमाग चलाना है। तो जो सड़ा हुआ दिमाग है तुम्हारा उसको क्या करना है, एक्टिवेट करना है, और उसको एक्टिवेट करने के लिए चैप्टर तुमको पढ़ाया जा रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या। अब इसमें क्वेश्चन देखो कैसा होगा।
क्वेश्चन मतलब मैं क्या करूंगा, सिर्फ कैलकुलेशन इंक्रीज करूंगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने शायद कल एग्जाम में भी पूछा था। मान लो एक ऐसा आर्क है, ठीक है, और ये आर्क ना यहां से गायब है, ऐसा ये जो आर्क है वो क्या है, एक साइड से गायब है, मतलब एक उसका क्वार्टर जो है वो गायब है। यहां पर जो चार्ज है वो मान लो पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, और यहां पर नेगेटिव चार्ज है जिसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। यहां पर भी क्या है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज ऐसा दिखाओ, ये नेगेटिव चार्ज है जिसका चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है फाइंड द नेट फील्ड एट पॉइंट P। पॉइंट P पर हमें क्या करना है, नेट फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब एक्चुअली तुम अगर सोचोगे ना तो हमारे पास 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को अलग अलग से सॉल्व करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, जो रिजल्ट होगा वो क्या हो जाएगा, आंसर होगा। जैसे हम डायग्राम क्या जानते हैं, हम डायग्राम ये जानते हैं कि अगर एक इस तरह का क्वार्टर सर्कल होता था तो जो फील्ड होता था वो इस तरफ होता था, k लैम्डा अपॉन r। ये सब याद रखने की बात है भाई, तुम अगर याद रखोगे तो झटके से क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, नहीं याद है वो टाइम लगेगा, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है कि अगर एक क्वार्टर सर्कल होता तो उसके कारण यहाँ पर k लैम्डा अपॉन r होता है और यहाँ पर भी k लैम्डा अपॉन r होता है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अलोंग जो होता है वो नेट रिजल्टेंट होता, जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वो कितना होता है, √2 k लैम्डा अपॉन r। मैं इसको यहाँ पे रिजॉल्व करके लिखूंगा k लैम्डा अपॉन r। बोलोगे सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वैसे लिखने से वेक्टर कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे देखते हैं, मान लो जो पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाला, ये जो पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है इसके कारण जो फील्ड होता है वो इस तरफ होता है। जो पॉजिटिव चार्ज का फील्ड है उसका डायरेक्शन ऐसा होता है ना। अब अगर मैं इस फील्ड को रिजॉल्व करूंगा तो एक कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा जिसका वैल्यू अपन सिंपली क्या लिख देंगे, k लैम्डा अपॉन r, और दूसरा वैल्यू इधर आ जाएगा जिसका वैल्यू वापस से क्या लिख देंगे, k लैम्डा अपॉन r। मतलब इसके प्लेस में मैंने इसके दो रिजल्टेंट लगा दिए। क्लियर है क्या? अब अगर मैं ये नेगेटिव जो चार्जेस है इसके बारे में बात करूं, ये जो नेगेटिव चार्जेस है अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, अगर पॉजिटिव चार्जेस के कारण हम फील्ड कैसे कैलकुलेट करते थे, जहां पर भी फील्ड कैलकुलेट करना होता था वहां पे +1 कूलम का चार्ज लाके रख दो। +1 कूलम का चार्ज जो भी फोर्स एक्सपीरियंस करता था वही फील्ड होता था, ऐसा ही होता था ना। अगर आप यहाँ पर +1 कूलम का चार्ज लाके रखोगे तो ये माइनस 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 क्या करेगा, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। उसी तरह ये माइनस 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 भी क्या करेगा, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मतलब +1 कूलम वाले चार्ज को एक फोर्स यहाँ से मिलता E माइनस का, और बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट एक और फोर्स क्या मिलता है, E माइनस का इधर भी मिलता है, ऐसा ही मिलता। अब अगर ये दोनों फोर्सेस E माइनस और E माइनस अगर ये दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड है तो ये दोनों तो कैंसिल आउट कर जाएंगे ना, कैंसिल आउट कर जाएंगे, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, k लैम्डा अपॉन r i कैप माइनस k लैम्डा अपॉन r j कैप। मतलब इस पूरे डायग्राम का जो नेट आंसर होता, नेट फील्ड एट पॉइंट P, बिना सॉल्व किए, अगर मुझे वैल्यूज याद है बिना सॉल्व किए यहाँ पे आंसर लिखेंगे k लैम्डा अपॉन r i कैप माइनस k लैम्डा अपॉन r j कैप। कैसे लिखा ये समझ में आना बहुत जरूरी है। अच्छा, अगर तुमको ऐसा लगता है कि मेरा पेस बहुत ज्यादा स्लो है, मतलब मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ, तो तुम YouTube में तुम्हारे पास बेनिफिट है कि तुम क्या कर सकते हो, पेस को कट डाउन कर सकते हो। किसी को ऐसा लग रहा है कितना धीरे धीरे बोलता है ये, तो वो क्या कर सकता है, स्पीड बढ़ा भी सकता है। किसी को लगता है कि ये बहुत ज्यादा बोलता है तो वो म्यूट भी कर सकता है। ठीक है, हर तरह का ऑप्शन है तुम्हारे पास। और किसी को लगता है कि बहुत ही बेकार बेकार की बातें करता है, बहुत गाली देना है मेरे को, तो वो उल्टे में गाली भी दे सकते हैं। मिस्टर अननोन और क्या क्या नाम से वो आईडी बनाते हैं, तो वो गाली भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास YouTube में दिस यू हैव द फ्रीडम। ठीक है, कल भर भर के लोगों ने गुरु पूर्णिमा के विशेष दिए, मेरा भी फर्स्ट बना, मैंने भी तुमको टेस्ट दिया। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाता। अब मान लो क्वेश्चन मुझे और मुश्किल बनाना है, क्वेश्चन मुझे और मुश्किल अगर बनाना होगा तो मैं क्या करता ना, ये जो माइनस है मान लो इसको इधर भी प्लस कर देते हैं, ये भी प्लस चार्जेस है। अब अगर इधर भी प्लस चार्जेस है तो सिर्फ कैलकुलेशन बढ़ जाता ना। कैसे, देखो ये माइनस, इसके कारण इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इसके कारण ये जो फील्ड है वो पहले भी था अभी भी रहेगा। ये दोनों फील्ड जो कैंसिल आउट कर रहे थे, अब क्या होगा ध्यान से,
ये प्लस चार्ज है, तो इसके कारण जो फील्ड बनता वो भी इसी डायरेक्शन में बनता है। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फील्ड बनता वो भी इसी डायरेक्शन में बनता। अब ये फील्ड और ये फील्ड, अब दोनों फील्ड क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो इसके कारण अगर मैं एक के कारण, ये नेगेटिव वाले के कारण अगर लिखता तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, √2 k लैम्डा अपॉन r। और अगर ये पॉजिटिव वाले के कारण लिखता तो क्या लिखता है, √2 k लैम्डा अपॉन r। अब इसको रिजॉल्व करके लिखा है, उसी तरह इसको भी रिजॉल्व करके लिख सकते हैं। इसको जब आप रिजॉल्व करते तो इधर आ जाता मेरे पास, देखो एक के कारण k लैम्डा अपॉन r था, इसके कारण भी k लैम्डा अपॉन r, तो 2k लैम्डा अपॉन r इस तरफ हो गया, और क्या हो जाएगा 2k लैम्डा अपॉन r, 2k लैम्डा अपॉन r इधर भी हो गया। अब ध्यान से देखो, तो k लैम्डा अपॉन r इस तरफ है इसके कारण, और 2k लैम्डा अपॉन r इन दोनों के कारण इधर था, तो नेट कितना हो जाएगा, नेट हो जाएगा k लैम्डा अपॉन r। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आराम से देखना लेक्चर, बहुत ही आसानी से बताया मैंने। मैं क्या कर रहा हूँ, बस ये जो चार्ज अरेंजमेंट है, क्वार्टर वाले चार्ज अरेंजमेंट को इस तरह से फील्ड लिख रहे हैं कि वो क्या होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलाउंग रिजॉल्व कर दे इसको। इसके कारण और इसके कारण जो फील्ड्स थे वो दोनों ऐड हो गए। इंडिविजुअल के कारण कितना होता है, √2k लैम्डा अपॉन r, दूसरे कारण कितना होता है, √2k लैम्डा अपॉन r। इनको रिजॉल्व करके जब आप लिखोगे तो कितना हो जाएगा, एक के कारण k लैम्डा अपॉन r होगा, दो के कारण 2k लैम्डा अपॉन r हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर भी दोनों के कारण जब आप कोरोना नहीं है भाई, ये दोनों के कारण जब ये रिजॉल्व करके लिखोगे तो क्या होगा, 2k लैम्डा अपॉन r होगा क्या। तो देखो 2k लैम्डा अपॉन r इन दोनों के कारण, और k लैम्डा अपॉन r पहले से वेट कर रहा था, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन कितना हो गया, 3k लैम्डा अपॉन r हो गया क्या। रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं ना, रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जब दो वेक्टर्स 90 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड होते हैं तो √a² + b², इसको सिंपलीफाई करो तो रिजल्टेंट मिल जाएगा। और क्या कर सकते हैं, आप चाहो तो ये डायरेक्शन भी बता सकते हो क्या, थीटा, जो भी नेट फील्ड आ रहा है, नेट फील्ड इस डायरेक्शन में ऐसा कुछ आ रहा है, तो आप ये थीटा भी बता सकते हो ना, tan थीटा। tan थीटा कैसे लिख दोगे, tan थीटा का लिख देंगे 3k लैम्डा अपॉन r डिवाइडेड बाय k लैम्डा अपॉन r, तो tan थीटा का वैल्यू मिल गया, मतलब डायरेक्शन भी मिल गया। ये सब वेक्टर कैलकुलेशन में मैंने तुमको सिखाया है। अगर प्रॉब्लम है इसमें तो आप क्या करना, मुझे मैसेज करके पूछ लेना कि सर मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा, मेरे को वो डाउट है। देखो मैं कभी भी डाउट्स को नजरअंदाज नहीं करता, या मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम नंबर ऑफ डाउट्स जो तुम रेज करोगे, जितने डाउट्स तुम पूछ सकते हो डाउट्स पूछो, डाउट से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। प्रॉब्लम ऐसा है कि अगर आप पढ़ नहीं रहे हो तब प्रॉब्लम है। थोड़ा सा पॉज करते, ठीक है, आगे देखते हैं। सिर्फ कैलकुलेशंस ही बढ़ाने वाले हैं आज, कैलकुलेशंस मैं करा दूंगा। डेरिवेशंस देखो स्कूल के एग्जाम में कुछ कुछ डेरिवेशंस पूछ भी लेते हैं, तो डेरिवेशंस भी याद रखेंगे स्कूल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो रिजल्ट आने वाला है ना, रिजल्ट याद रखना है। मेडिकल वाले बच्चों को भी रिजल्ट याद रखना है, और जो जेई वाले बच्चे हैं उनको भी रिजल्ट याद रखना है। मेडिकल, जेई, और अगर कोई बोर्ड्स वाले हैं तो बोर्ड्स वालों को क्या करेंगे, वो अपना डेरिवेशन भी याद रखेंगे। और किसी को अगर पता ही नहीं कि वो क्यों यहाँ पे आते हैं, वो जेई वाले हैं, वो मेडिकल वाले हैं, या वो टाइम वेस्ट करने वाले हैं, उनको नहीं पता वो कौन से वाले हैं, ठीक है, या वो बीच वाले हैं, जो भी है वो क्या करेंगे, वो भी लेक्चर याद रखेंगे, देख लेंगे फॉर्मूलाज क्या क्या है। अब ऐसा है कि अगर एक आर्क है, आर्क के कारण उसके सेंटर पे फील्ड कैलकुलेट करना हमने सीख लिया है। आर्क पूरा हो सकता है, आर्क अधूरा हो सकता है, अधूरे का अधूरा हो सकता है, तो हमने क्या कर लिया है, फील्ड कैलकुलेट करना सीख लिया। एक आर्क के लिए फॉर्मूला क्या है, 2k लैम्डा अपॉन r sin अल्फा बाय 2, ये फॉर्मूला याद रखना है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ फॉर्मूला ना वहां पर सेंटर ऑफ मास के कैलकुलेशन में भी आया था, ठीक है, तो आप नोट डाउन कर लेना वहां पर, ठीक है। अब कैसा अरेंजमेंट है, तो कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड on the axis of a charged ring, ठीक है। एक चार्ज रिंग है, उसके एक्सिस पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब चार्ज रिंग का मतलब क्या हो गया, चार्ज रिंग का मतलब हो गया, इमेजिन कर लो चूड़ी है हमारे पास, ठीक है, चूड़ी है हमारे पास, चूड़ी तो नहीं है, ये ईयरफोन है, मान लो ये ईयरफोन ऐसी चूड़ी जैसी दिख भी नहीं रहा होगा ये,
वो जो ऐसा समझ लो कि एक ऐसा चूड़ी बनी है यहाँ पे, ठीक है, ये चूड़ी बना देते हैं, चूड़ी नहीं है मेरा दिल है सनम, देखो देखो टूटे ना टूटे ना, ऐसा कुछ गाना भी है। मान लो ये सेमी सर्कुलर रिंग है, ठीक है, सेमी सर्कुलर रिंग, ये सर्कुलर रिंग है। अब क्या करना है, इसके एक्सिस पर, ये इसका एक्सिस होगा क्या, जब रोटेशन में देखा था ना, इसके एक्सिस पे पॉइंट है P, जहां पर क्या करना है, फील्ड कैलकुलेट करना है। ये मैं तुमको आशीर्वाद नहीं दे रहा, ये मैं तुमको डायग्राम दिखा रहा हूं यहाँ पे, ये ऐसा है, इसके एक्सिस पे मुझे क्या करना है, फील्ड कैलकुलेट करना है। बात समझ में आ रहा है? अभी तक हमने क्या सॉल्व किया था, अभी मैं इसके सेंटर पर यहाँ पे फील्ड कैलकुलेट कर रहा था, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसके एक्सिस पे फील्ड कैलकुलेट करने वाला हूँ। अब डेरिवेशन एनसीईआरटी बुक्स में भी गिवन होता है, मतलब स्कूल लेवल के जो बुक्स होते हैं उसमें भी गिवन होता है, तो जरूरी डेरिवेशन, ठीक है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान होगा, बस ध्यान से देखना है। ऐसा मान लो इस तरह का क्या है, हमारे पास एक रिंग है, चार्ज रिंग, और पूरे में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कितना है। आज के लेक्चर में डेरिवेशन करा दूंगा कुछ कुछ, ठीक है, नेक्स्ट वाले लेक्चर में अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ऐसा कुछ है हमारे पास, ठीक है, एक चार्ज रिंग है, और ये जो रिंग है पूरे रिंग के पेरिफेरस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और मान लो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना है, लैम्डा है, ठीक है, पर यूनिट लेंथ जो चार्ज है वो कितना है, लैम्डा है। इसका रेडियस जो है वो है r, और मुझे क्या करना है, इसके सेंटर से कुछ तो x दूरी पर एक पॉइंट है P, जहां पर फील्ड कैलकुलेट करना है। अब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा ना, तो देखो अभी तो हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास में जब भी डेरिवेशंस आते हैं तो हम क्या करते थे, लिखना स्टार्ट कर देते हैं, बस बता देते थे ये होता है वो होता है, ये करना है वो करना है, और डेरिवेशन करना स्टार्ट कर देते थे। मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको एक्सिस ऑफ अ रिंग पर फाइंड करना है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो तुमको पहले तो डेरिवेशन करने से पहले ना एक माहौल बनाना पड़ता है कि हाँ डेरिवेशन करने वाले हैं। जैसे तुम याद करो क्लास 9th के 10th के ज्योमेट्री के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते थे, तुम गिवन लिखते थे, तुम क्या प्रूफ करना है वो लिखते थे, कोई कंस्ट्रक्शन अगर है तो वो लिखते थे, फिर तुम प्रूफ करना स्टार्ट करते थे क्या। तो वैसा ही कुछ तुमको पहले, अब क्वेश्चन मिला, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन मिला सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, पहले एक माहौल क्रिएट करते थे, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। वैसा ही कुछ जब भी आप डेरिवेशंस करोगे ना फिजिक्स में, तो आपको एक माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। अब माहौल क्रिएट करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या, आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले कि गिवन क्या है। आपको ये लिखना पड़ेगा कि देयर इज अ चार्ज रिंग whose charge density is lambda। सबसे पहला काम ये लिख देंगे, आप चाहो तो उसका रेडियस भी मेंशन कर दो। फिर आप क्या लिखना, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, to find the electric field at point P on the axis of the string, ये कैलकुलेट करने वाले हैं। कोई कंस्ट्रक्शन अगर है तो यहाँ पे तो कोई कंस्ट्रक्शन होता नहीं है, जनरली यहाँ पे क्या होता है, एलिमेंट कंसीडरेशन के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, P पॉइंट पर मुझे फील्ड कैलकुलेट करना है। ध्यान से देखना, P पॉइंट पर अगर मुझे फील्ड कैलकुलेट करना है तो यहां कहीं पर P पॉइंट है। अब ये पूरा जो है हमारे पास जो फॉर्मूला है kq/r², इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, kq/r² है। कि ऐसा समझ लो कि +1 कूलम का चार्ज लाके रख दिया जाए तो जो +1 कूलम पर नेट फोर्स होगा वही क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो पॉइंट चार्ज, जिसके हमने पढ़ा है फॉर्मूला kq/r², ये पॉइंट चार्ज है क्या, नहीं सर ये तो पॉइंट चार्ज नहीं है, मतलब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन करने के लिए इसको बहुत सारे पॉइंट चार्जेस में तोड़ना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एलिमेंट्स लेना पड़ेगा। अब रिंग में या आर में यहाँ पर जो एलिमेंट हम लेंगे वो कैसा लेंगे, एलिमेंट ऐसा मान लो कि मैंने क्या किया है, इसके पेरिफेरस में यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया है, किस लेंथ का ले लेते हैं, dr, ठीक है। मैंने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया है dr लेंथ का। बात समझ में आ रहा है कैसा एलिमेंट लिया, तो ये जो डायग्राम था ना, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में मैंने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पर ये, अब इतना छोटा सा एलिमेंट, अब ये दिखने में बड़ा दिख रहा है लेकिन है ये बहुत छोटा, तो इस छोटे से एलिमेंट के कारण क्या करेंगे, पॉइंट P पर फील्ड कैलकुलेट करेंगे। एक बार छोटे से एलिमेंट के कारण पॉइंट P पर फील्ड मिल गया तो क्या करेंगे, अब फील्ड जब कैलकुलेट कर रहे हैं
तो डायरेक्शन भी मैटर करेगा ना, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, उनको रिजॉल्व कर देंगे, x कंपोनेंट में और y कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देंगे। फिर देखेंगे क्या कि कोई कंपोनेंट कैंसिल आउट हो रहा है क्या। अगर कोई कंपोनेंट कैंसिल आउट हो रहा है तो उसको कैंसिल आउट कर देना। अगर नहीं कैंसिल आउट होगा तो दोनों को अलग अलग से क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ या ना? ऐसा ही तो करते हैं ना इंटीग्रेशन का हेल्प लेने के लिए। तो पहले मॉल क्रिएट कर दिया, अब क्या कर लो, ऐसा मान लो, कंसिडर a small element, consider a small element dr on the surface या surface of the ring, ठीक है, surface of the ring के surface पे हमने क्या कर लिया है, या रिंग का जो लेंथ था उस पे dr लेंथ का हमने क्या कर लिया है, एलिमेंट कंसिडर कर लिया है। अब ये जो चार्ज इनक्लोज्ड बाय dr लेंथ, चार्ज इनक्लोज में लिखते हैं, एसोसिएटेड लिख देते हैं, चार्ज एसोसिएटेड विथ dr लेंथ। ये जो dr लेंथ है उसके साथ जो चार्ज एसोसिएट होगा, अगर वो dq है तो dq का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, ऐसा लिख सकते हैं क्या। dq का वैल्यू क्या लिखा जा सकता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, इतना लिख सकते हैं क्या। अब ध्यान से देखोगे अगर, तो ये डिस्टेंस, अब अगर मुझे फील्ड कैलकुलेट करना है तो फील्ड कैलकुलेट करने के लिए अपने को ये सेपरेशन चाहिए होगा, सेपरेशन kq/r² होता है। अब r का मतलब होता है सेपरेशन बिटवीन जिस पॉइंट पर आपको फील्ड कैलकुलेट करना है और जहां पर आपका पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। तो dr और p के बीच में सेपरेशन अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये जो लाइन बन रहा है ये हमारे पास क्या हो गया, दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन हो गया। अब ये जो सेपरेशन है, अगर यहां से यहां x है, यहां से यहां ये r है, तो ये जो सेपरेशन है ये √r² प्लस x², ऐसा लिख सकते हैं क्या। समय को नहीं समझ में आ रहा है, ध्यान से देखना है भाई डायग्राम। अगर डायग्राम आप ध्यान से देखोगे तो ये जो मेरे पास dq का वैल्यू आ गया वो मैंने क्या लिख दिया, dq मेरे पास लैम्डा टाइम्स ऑफ 2πr, लैम्डा टाइम्स ऑफ dr मैंने लिख दिया। और दोनों चार्जेस के बीच का, सॉरी 1 कूलम वाला जो चार्ज जो पॉइंट p पे रखते और जो एलिमेंटल चार्ज है, दोनों के चार्ज के बीच का सेपरेशन कितना आ रहा है, √r² प्लस x² आ रहा है। डायग्राम को ध्यान से देखोगे आपको सब कुछ दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब dr के कारण जो छोटा सा फील्ड बनेगा de k q का मतलब क्या हो जाएगा, kq/r² करना है, q का मतलब हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ dr डिवाइडेड बाय √r² प्लस x²। हाँ या ना, d का वैल्यू मैंने लिखा k लैम्डा dr √r² प्लस x², ये लिख सकते हैं। अब ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉइंट p है। अगर आपने पॉइंट p पर +1 कूलम का चार्ज रखा होता तो ये जो +1 कूलम का चार्ज है वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करता, वो इस डायरेक्शन में होता क्या, ऐसा कुछ फोर्स होता ना, मतलब ये मेरा d का डायरेक्शन हो गया। अब मैंने एलिमेंट वहां पे कंसीडर किया तो d का डायरेक्शन ये हो गया। मान लो इसके जस्ट ऑपोजिट में एलिमेंट कंसीडर करते तो d का डायरेक्शन क्या होता है, d का डायरेक्शन ऐसा होता है, हाँ या ना। मतलब तुम अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अगर देखोगे, मान लो एलिमेंट, ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि हम क्या करें, वेक्टर क्वांटिटी को इंटीग्रेट करेंगे। वेक्टर क्वांटिटी को इंटीग्रेट करने का मतलब है आपको डायरेक्शन का सेंस भी देखना है। मान लो इस तरह से, जैसा फील्ड इसके कारण, इस वाले एलिमेंट के कारण, मैं पास लेके आता हूं, जैसा फील्ड इस वाले एलिमेंट के कारण होगा, इस वाले एलिमेंट के कारण वैसा ही फील्ड होगा, इसमें ऐसा तो इसमें ऐसा होगा क्या। बात समझ में आ रहा है, मैंने वही डायग्राम ड्रॉ किया है। तो अगर मैंने बताया कि ये d है इस वाले एलिमेंट के कारण, जो इसके जस्ट ऑपोजिट में एलिमेंट होता, अब ये सिमेट्री में डिवाइड होता है ना, एक जो सेमी सर्कुलर रिंग होता है या एक रिंग जो है वो सिमेट्रिकली आधा आधा डिवाइड करता है क्या। तो जैसा एलिमेंट इस हाफ में वैसा एलिमेंट उस हाफ में भी होगा। तो मैंने बोला कि इसके लिए अगर फील्ड d था तो उसके लिए भी फील्ड कितना हो जाएगा, d हो जाएगा। अच्छा, अब उसी तरह सारे जब एलिमेंट्स के कारण फील्ड लिखेंगे तो सारे एलिमेंट्स के कारण जो फील्ड बनेगा ना पॉइंट p पे, अब ध्यान से इमेजिन करोगे ना, तो देखो पॉइंट p पर, ये पॉइंट p है
तो फील्ड ऐसा, फील्ड ऐसा, फील्ड ऐसा, फील्ड ऐसा, इस पॉइंट पी में ऐसा लगे कि सारे फील्ड पॉइंट पी से ही बाहर निकल रहे हैं। इस तरह से आपको एरोस बनते हुए दिखेंगे। बात समझ में आ रहा है? अब अगर मैं रिजॉल्व करूं इनको, रिजॉल्व क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एडिशन करना है, एडिशन करने के लिए डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा। इसको अगर रिजॉल्व किया जाए तो इसका एक कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा, जो क्या होगा, मान लो ये एंगल अगर मैं बोल दूं ये एंगल थीटा है, मान लो ये जो एंगल है वो थीटा है अगर, तो ये थीटा अगर ये एंगल थीटा है तो अब फील्ड पॉइंट पी पे नेट फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी फील्ड्स हैं उनको रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डायरेक्शन का सेंस भी देखना इंपॉर्टेंट है। रिजॉल्व करने के लिए ऐसा मान लो कि ये जो एंगल है वो थीटा है। अब इस dr के कारण, ये जो dr था मेरे पास, इस dr के कारण जो फील्ड हम दिखाएंगे, जो मैंने मेंशन किया हुआ है, उसके कारण फील्ड ऐसा d इस तरफ हो जाएगा, और जस्ट इसके ऑपोजिट जो सिमेट्रिक में एलिमेंट होगा उसके कारण जो फील्ड है वो भी d होगा। ठीक है, जैसा फील्ड इस तरफ होगा इसके कारण इसके जस्ट ऑपोजिट में जो चार्ज होगा उसके कारण d उस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब अगर ये एंगल थीटा है, इसको भी अगर मैं ज्वाइन कर दूं ना तो आपको डायग्राम थोड़ा ज्यादा अच्छे से दिखेगा। ऐसा ये एंगल अगर थीटा, ये थीटा, तो वर्टिकली ऑपोजिट ये एंगल भी थीटा होगा, ये थीटा तो ये एंगल भी थीटा होगा। क्या बात समझ में आ रहा है? अब अगर मेरे को एंगल मिल गया तो मैं इसको रिजॉल्व कर सकता हूं ना। अब अगर मैं d cos d को रिजॉल्व करूं, ये जो d है मेरे पास, इसको अगर रिजॉल्व किया जाए तो इसका एक कंपोनेंट ऊपर आ जाएगा, ये कंपोनेंट आ जाएगा कितना, de sin थीटा, और इसका एक कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा जो हो जाएगा de cos थीटा। उसी तरह अगर इसको रिजॉल्व किया जाए तो d cos थीटा इधर आ गया और एक de sin थीटा इस तरफ आ जाएगा। हाँ या ना? अब मजेदार है, अब बस एक स्टेप और फिर इंटीग्रेशन कर लेंगे। हमने क्या देखा, इसके कारण जो फील्ड आया था उस d, उसका एक कंपोनेंट एक्सिस के अलोंग है और एक कंपोनेंट एक्सिस के परपेंडिकुलर है। देखा हमने? इसके जस्ट ऑपोजिट एंड पे अगर तुमने चार्ज कंसीडर किया होगा तो उसके कारण d इधर आता। इसका भी एक कंपोनेंट एक्सिस के अलोंग है और दूसरा कंपोनेंट एक्सिस के परपेंडिकुलर है। अब अगर आप ध्यान से सोचोगे, पॉइंट P पर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके कारण क्या होता, कुछ फील्ड एक्सिस के सिमेट्रिक, कुछ फील्ड एक्सिस के परपेंडिकुलर है ऐसे, और कुछ फील्ड रिजॉल्व करने के बाद एक्सिस के अलोंग है। क्या हाँ या ना? अब जो भी फील्ड अगर तुमने अलग अलग पॉइंट्स पर एलिमेंट लिया होता तो अलग अलग पॉइंट्स के कारण या अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण एक्सिस पर या एक्सिस के डायरेक्शन के अलावा जो फील्ड बनता वो सब एक ही डायरेक्शन में है। क्या? और जो एक्सिस के परपेंडिकुलर वाले डायरेक्शंस हैं वो क्या करेंगे, सब एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे ना। जैसे यहाँ पर ये d sin थीटा और ये d sin थीटा एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल भी है और डायरेक्शन वाइज जस्ट ऑपोजिट है, तो ये दोनों कैंसिल आउट कर देंगे। उसी तरह तुमने एक एलिमेंट यहाँ पे लिया होता, एक एलिमेंट यहाँ पे लिया होता, तो इसके कारण जो फील्ड है वो ऐसा होता, इसके कारण जो फील्ड है वो ऐसा होता। जब आप रिजॉल्व करते तो ये वाले कंपोनेंट्स जो थे वो कैंसिल आउट हो जाते हैं ना। सिर्फ कौन सा कंपोनेंट बचता है, जो एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट बच रहा है वही हमारा कंपोनेंट होता है। क्या इसका ये मतलब है कि एक रिंग के कारण जब आप P पॉइंट पर या उसके एक्सिस वाले पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट करोगे तो एक्सिस के परपेंडिकुलर फील्ड के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। सारे के सारे कंपोनेंट्स अगर कैंसिल आउट हो जाएंगे तो नेट फील्ड के कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे, एक्सिस के अलोंग जो भी फील्ड के कंपोनेंट्स हैं उनको इंटीग्रेट कर देंगे। अब इसका ये मतलब है कि अगर मुझे नेट फील्ड कैलकुलेट करना है पॉइंट P पर, तो नेट फील्ड एट पॉइंट P क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन में d sin थीटा लिख देंगे, sin थीटा है cos थीटा, d cos थीटा, इंटीग्रेशन में d cos थीटा लिख देंगे, क्योंकि d sin थीटा वाले कंपोनेंट्स तो सारे ऐड करने पे जीरो आ जाते हैं, तो उनको सॉल्व करने कोई मतलब ही नहीं है। सॉल्व किसको करेंगे, इंटीग्रेशन d sin थीटा। अब जितने भी d sin थीटा बने, जितने भी एलिमेंट ऑफ चार्जेस थे, उनके कारण जो भी d sin थीटा बचा है सबका डायरेक्शन एक जैसा है। अगर सबका डायरेक्शन एक जैसा है तो सबको इंटीग्रेट किया जा सकता है। क्या तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन d sin थीटा लिख देंगे। P पॉइंट पर फील्ड अगर कैलकुलेट करें, अच्छा वैल्यूज लिखना स्टार्ट करते हैं। d का मतलब क्या था, d का मतलब था कि
लैम्डा टाइम्स ऑफ डी आर, के लैम्डा टाइम्स ऑफ डी आर, सेपरेशन का स्क्वायर मतलब ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एसी बहुत ज्यादा ठंडा हो गया है तो तुम लोग नहीं समझ, एसी बहुत अच्छा काम करता है। के लैम्डा डी आर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, cos थीटा का वैल्यू अगर लिखना होता तो ये जो ट्रायंगल बना है, ये जो ट्रायंगल, इसमें cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा क्या, तो cos थीटा की प्लेस में x डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना। अब ध्यान से देखना, P पॉइंट पे मुझे फील्ड कैलकुलेट करना है। K कांस्टेंट या वेरिएबल, K कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट, आर स्क्वायर कांस्टेंट, x भी कांस्टेंट है। यहाँ पर पॉइंट P से सेंटर से P का दूरी कभी चेंज हो रहा है क्या, नहीं, वो हमेशा x रहेगा। इसका मतलब जो कांस्टेंट उसको बाहर निकाल दो, K लैम्डा x सब कांस्टेंट था, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर हाफ है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इसका पावर 3/2 और यहाँ पर आ जाएगा dr। इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ dr बच रहा है क्या, dr। अब मैं dr के लिमिट्स अगर बोलूं तो ध्यान से देखना, dr का सबसे छोटा वैल्यू क्या हो सकता है, 0, और सारे dr सब सारे dr को जब तुम ऐड कर दोगे तो सिंपली क्या हो जाएगा, इसका सर्कमफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ ठीक है, यहाँ पर 0 dr का इंटीग्रेशन करना है, 0 से 2 पाई r लिमिट तक। अब जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो dr का इंटीग्रेशन क्या होगा, r हो जाएगा, अपर लिमिट 2 पाई r, लोअर लिमिट में कुछ आना नहीं है। तो सिंपलीफाई करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, k लैम्डा x 2 पाई r r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। आप चाहो तो k को रिड्यूस कर सकते हो, k के प्लेस में 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख सकते हैं क्या, तो 2 पाई और ये सब कैंसिल करके भी आप वैल्यू बना सकते हो। लेकिन मैं बोलूंगा कि एक फॉर्मेट याद रखो, वहां से आप चाहो तो स्विच करना अगर पड़े तो स्विच कर सकते हो k का वैल्यू। तो इन टर्म्स ऑफ k ही हमेशा याद रखना, अगर जरूरत पड़े तो k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा। रिजल्ट याद रखना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि अगर ये रिजल्ट आपको याद है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। आज वाले लेक्चर में तो नहीं, इसके बाद वाले लेक्चर में जब मैं एप्लीकेशंस कराऊंगा ना इनमें, तो आपको ये रिजल्ट ही याद रखना पड़ेगा। अगर ये रिजल्ट याद है तो आप तुरंत क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, रिजल्ट याद नहीं तो पहले आपको रिजल्ट डिराइव करना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ फॉर्मूलाज आएंगे, वो फॉर्मूलाज आपको याद रखना है। और आप इसलिए भी इसको याद रखो ना, ये फॉर्मूलाज अगर तुमने याद कर लिया ना तो वो सारे फॉर्मूलाज तुमको ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में भी हेल्प करेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सारे फॉर्मूलाज आपको क्या करने हैं, याद कर लेने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। आज मैंने बताया था मैं सिर्फ डेरिवेशन कराऊंगा, इसके एप्लीकेशंस जो होंगे वो नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे, ठीक है। ये एक इनफाइनाइट फाइनाइट मतलब जिसका लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। एक फाइनाइट चार्ज रॉड है हमारे पास और इस रॉड से कुछ दूरी पर, x दूरी पर, ठीक है, रॉड पर कोई पॉइंट होगा जहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस x पर हमें क्या करना है, पॉइंट P है जहां पर फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। अभी पॉइंट P पर फील्ड कैलकुलेट करना है। अब इसके डेरिवेशन का 2-3 तरीका आपको मिलेगा, बुक्स अलग-अलग बुक्स देखोगे, अलग-अलग तरीका मिल सकता है डेरिवेशन का। जो तरीका मैं बताऊंगा वही तरीका एग्जाम में भी फॉलो करना है और वही तरीका आपको जानना भी, ठीक है। जो तरीका मैं बताऊंगा सबसे आसान तरीका इसीलिए। कैसे डेरिवेशन करते हैं, तो यहाँ पे क्या करो, पॉइंट P से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। जिस पॉइंट पर आपको फील्ड कैलकुलेट करना है वहां पर आपने क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। ये सब आपको लिखना पड़ेगा जब आप डेरिवेशन करोगे ना एग्जाम के लिए, तो आपको लिखना पड़ेगा ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P ऑन द लाइन, ठीक है। जैसे मैंने x को बना के रखा है वो परपेंडिकुलर है। अब ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है इससे y दूरी ऊपर, ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है इससे y दूरी ऊपर क्या करते हैं, एक dy का एलिमेंट कंसीडर कर रहे थे। फिर से इसका चार्ज डेंसिटी कितना गिवन है, लैम्डा। बात समझ में आ रहा है? हमने क्या बोला कि जिस पॉइंट पर फाइनाइट मेरे पास एक रॉड है, चार्ज रॉड है, जिसके कारण मुझे क्या करना है, P पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट करना है, ये क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है। हमने क्या बोला, जिस पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट करना है वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो
और वो परपेंडिकुलर लाइन को जहां पे भी हिट करेगा, चार्ज रॉड के लाइन को जहां पे भी हिट करेगा, उससे y डिस्टेंस ऊपर एक dy का एलिमेंट कंसीडर कर लो, ठीक है। ये सब ऐसा लिखना पड़ेगा। अब अगर मैं ये डायग्राम कंप्लीट करूं, ये dy जो है वो मान लो पॉइंट P पे कुछ तो एंगल सबटेंड कर रहा है थीटा। ये थीटा वन और थीटा टू अलग है, थीटा अलग एंगल है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं dq लिखूं, dq मतलब dy में जो चार्ज एसोसिएटेड होगा, dq का मतलब हो जाएगा लैम्डा टाइम्स और dy लिखेंगे ना, चार्ज करंट लेंथ इनटू लेंथ, तो लैम्डा टाइम्स और dy लिख सकते हैं। अच्छा, dy के कारण अगर मैं फील्ड कैलकुलेट करूं पॉइंट P पर, de, अगर मैं de का वैल्यू कैलकुलेट करूं तो de का वैल्यू क्या होता है, k लैम्डा dy, k लैम्डा dy डिवाइडेड बाय, सॉरी यहां से यहां का सेपरेशन का स्क्वायर, ऐसे तो लिखना है, यहां से यहां के सेपरेशन का स्क्वायर। अच्छा, अभी मैं ये जो सेपरेशन है उसको ऐसा ये मान लेता हूं, ये m है और ये पॉइंट है n, तो मैं इसको लिख रहा हूं np का स्क्वायर। अब बोलोगे सर आपने, अब अगर आपको ये x पता है, ये y पता है, तो उसके टर्म्स में क्यों नहीं इंटीग्रेशन कर दिया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा उस तरह से इंटीग्रेशन, इसलिए वैसा नहीं लिखा है। मैंने क्या लिख दिया है, np लिख दिया, तो np स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं। ये मेरे पास d का वैल्यू हो गया है k q अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अभी ये जो de यहां पर जनरेट हुआ है पॉइंट P पर, उसका डायरेक्शन ऐसा होगा ना, ये d हो गया हमारे पास। अब अगर ये d है तो अगर मैं एलिमेंट यहां नहीं लेके यहां पे लेता तो यही d मिलता क्या, नहीं। अगर एलिमेंट यहां नहीं लेके यहां पे कंसीडर किया होता तो d का डायरेक्शन कुछ ऐसा आता है, मतलब अलग अलग एलिमेंट के लिए जो d बनता वो अलग अलग हो जाएगा क्या। तो मैं नॉर्मली एडिशन तो नहीं कर सकता क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, मुझे डायरेक्शन को भी देखना पड़ेगा। तो जब भी मैं नॉर्मल एडिशन नहीं कर सकता तो हम क्या करते हैं, उसको रिजॉल्व करके देखते हैं क्या। अब अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं, ध्यान से देखें, पहले वाले डेरिवेशन से थोड़ा अलग है। अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं तो ये एंगल मेरे पास थीटा है, ये एंगल अगर मेरे पास थीटा है तो वर्टिकली ऑपोजिट ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इस d का एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा जो हो जाएगा de cos थीटा, और इसी d का एक कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा जो क्या होगा, de sin थीटा। मतलब मैंने de को रिजॉल्व कर दिया d cos थीटा में और d sin थीटा में। यहां तक क्लियर है क्या, हाँ या ना। अब ये जो पॉइंट P है, ये जो पॉइंट P है वो एग्जैक्टली इस लाइन के मिड पॉइंट पे रखा है क्या, नहीं सर ऐसा तो कुछ मेंशन नहीं है। इसका मतलब जैसा पॉइंट यहां पर है वैसा ही पॉइंट इसके ऑपोजिट सिमेट्री में मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं। हाँ या ना, बात समझ में आ रहा है। जैसे अभी तक हमें क्या मिल रहा था, सिमेट्रिक पॉइंट्स मिल जा रहा था। जैसे सेमी सर्कुलर वो जो मैंने रिंग के लिए फाइंड किया था, तो रिंग के एक वाले एंड पे जैसा मिला था इसके जस्ट ऑपोजिट एक ऐसा सिमेट्रिक पॉइंट आ गया। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर अगर ऐसा नहीं है इसका मतलब क्या होगा, इसके कारण जो फील्ड है वो d cos थीटा आ गया, d sin थीटा आ गया। उसी तरह अगर इसके कारण फील्ड कैलकुलेट करते तो वो भी d cos थीटा d sin थीटा आता। अब कौन से फील्ड कैंसिल आउट होंगे, कौन से फील्ड कैंसिल आउट नहीं होंगे, वो सिर्फ देखने से नहीं बता सकते। सर मेरे को नहीं समझ में आया। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, हमने एक पूरा रिंग लिया था ना। अब रिंग क्या होता है, जैसा पॉइंट यहाँ पर है इसके जस्ट ऑपोजिट एंड पे वैसा ही एक पॉइंट है क्या, तो सिमेट्री के कारण हमने फील्ड का एक कंपोनेंट कैंसिल आउट कर दिया, किया था नहीं किया था। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये जो पॉइंट P है इस लाइन को सिमेट्रिक में डिवाइड कर रहा है क्या, नहीं। इसका मतलब जैसा एलिमेंट यहां पर होगा वैसा ही एलिमेंट यहां पे होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर सेम टाइप के एलिमेंट्स नहीं मिलने वाले तो ऐसा नहीं बोल सकते कि इस बार भी क्या होगा, ये जो d sin थीटा वाले कंपोनेंट्स होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। d sin थीटा वाले कैंसिल कब होते, जब जितना लेंथ का एलिमेंट इसके ऊपर होगा उतना ही लेंथ का एलिमेंट इसके नीचे भी होगा। तब आप क्या बोल सकते हो, अच्छा ठीक है भाई, जितना d sin थीटा वाला कंपोनेंट होता वो सब कैंसिल आउट कर दो, सिर्फ d cos थीटा वाला आंसर होता। बात समझ में आ रहा है क्या? पहले वाले डेरिवेशन में और इस वाले डेरिवेशन में यही डिफरेंस है। ये डिफरेंस आपको याद से समझना पड़ेगा और याद भी रखना पड़ेगा। अगर ये डिफरेंस नहीं याद रखोगे तो आंसर गलत कर दोगे। इससे पहले वाले में जो एक्सिस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स थे वो सिमेट्री के कारण कैंसिल आउट होते थे,
यहाँ पे ऐसी कोई सिमेट्री नहीं बन रही, ऐसी कोई सिमेट्री नहीं बन रही, इसलिए डी साइन थीटा यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा। अच्छा अब मान लो मैं एलिमेंट यहाँ नहीं कंसिडर करके यहाँ पे मानता, इसके कारण कि एक कॉम्पोनेंट इधर और एक कॉम्पोनेंट इधर ही तो बनता है। मतलब मैं क्या करूंगा, सारे डी कॉस थीटा और सारे डी साइन थीटा का अगर इंटीग्रेशन कर दूंगा तो मुझे नेट रिजल्ट मिल जाएगा। हाँ या ना? अब मेरे पास यहाँ पर फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी आएगा और फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट भी आएगा। अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट और पैरेलल कंपोनेंट का क्या मतलब है वो देख लेते हैं। परपेंडिकुलर कंपोनेंट और पैरेलल कंपोनेंट का क्या मतलब होगा वो देख लेते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब है लाइन से परपेंडिकुलर। अगर मुझे फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना है, ई परपेंडिकुलर, ई परपेंडिकुलर का मतलब हो गया जितने भी डी cos थीटा वाले कंपोनेंट्स बनेंगे। अब सारे डी cos थीटा कंपोनेंट्स, जैसे इससे पहले वाले डायग्राम में सारे डी cos थीटा वाले जो कंपोनेंट्स बन रहे थे सबका मैग्नीट्यूड सेम आ रहा था ना, यहाँ पे सेम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देखो इसने एंगल थीटा फॉर्म किया है, ये कुछ अलग एंगल फॉर्म करेगा क्या? तो इसका जो कंपोनेंट है डी cos थीटा और दूसरे वाले का जो cos कंपोनेंट होता वो अलग अलग होता क्या? मुश्किल लग रहा है क्या? इससे पहले वाले में थीटा क्या था? थीटा कांस्टेंट था। जब मैं रिंग के लिए फाइंड किया थीटा कांस्टेंट था, तो जितने भी डी cos थीटा कंपोनेंट आए थे सारे के सारे कंपोनेंट्स क्या होते एक जैसे थे ना। यहाँ पर सबके डी cos थीटा वाले कंपोनेंट एक जैसे नहीं होंगे। जैसे थीटा तो क्या एंगल है, अगर तुम एलिमेंट यहाँ पे लगो तो थीटा चेंज हो गया, थीटा चेंज होगा तो ये कंपोनेंट भी चेंज हो जाएगा। हाँ या ना? तो देखेंगे डिराइव कैसे करना है अपने को। ई परपेंडिकुलर का अगर मुझे वैल्यू कैलकुलेट करना होता, ये डेरिवेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बुक्स में है, साइड बुक्स में तो है लेकिन एनसीईआरटी बुक में नहीं दे रहे। ई परपेंडिकुलर, अगर मैं ई परपेंडिकुलर लिखूं तो ई परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी cos थीटा। डी cos थीटा को अगर मैं प्रॉपर लिमिट्स में इंटीग्रेट, अभी लिमिट्स मुझे नहीं पता लिमिट्स क्या है, डी cos थीटा को अगर मैं प्रॉपर लिमिट्स में इंटीग्रेट कर दूंगा तो ई परपेंडिकुलर मिल जाएगा। उसी तरह ई परपेंडिकुलर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो लाइन से परपेंडिकुलर है। उसी तरह अगर मुझे ई पैरेलल कैलकुलेट करना होता तो ई पैरेलल के लिए क्या कर देते? डी ई साइन थीटा लिख देते क्या? ये जो डी साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है वो ई पैरेलल हो जाता। तो अब क्या करेंगे? डी cos थीटा मतलब ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट अलग से ढूंढेंगे और ई पैरेलल कंपोनेंट अलग से ढूंढेंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ या ना? एक एक करके दोनों वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। आपको क्या करना है? डेरिवेशन भी याद रखना क्योंकि साइड बुक में गिवन है तो पूछ भी सकते हैं। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन थोड़ा बड़ा सा डेरिवेशन होगा, जैसा मैं डेरिवेशन बता रहा हूं वैसा ही याद रखना, कुछ और मत याद रखना डेरिवेशन में, ठीक है? बात मानना मेरी, मैं सबसे आसान तरीके वाला डेरिवेशन आपको बता रहा हूं। ये मत सोचना कि सर को यही आता है इसलिए सर ने यही बताया है, और तुम अगर ऐसा सोचते भी हो तो भी कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है? एवरीवन हैज देयर इंडिपेंडेंट सोच, नो वन, द सोच ऑफ नो वन इज बाउंड टू अदर, यू कैन सोच एज मच एज यू कैन, जो तुम सोच सकते हो। ई परपेंडिकुलर कैलकुलेट करते हैं। ई परपेंडिकुलर कैलकुलेट करने के लिए डीई का वैल्यू मैंने कैलकुलेट करके बताया था। डी का वैल्यू कितना था? के लैम्डा डी वाई अपॉन एन और पी नाम रखा था ना, एन पी अपॉन एन पी स्क्वायर अपॉन एन पी स्क्वायर cos थीटा। लिख सकते हैं ना ऐसा? अच्छा, अभी cos थीटा का वैल्यू भी वहां से ढूंढ के लिखा जा सकता है, लेकिन थीटा का लिमिट नहीं करना है मुझे, थीटा के टर्म्स में ही लिमिट पुट करना पड़ेगा। मतलब मुझे सारा कुछ देखो, अगर ध्यान से देखो ना तो थीटा 1 और थीटा 2 तुम्हारा जो भी फाइनल इंटीग्रेशन होने वाला है वो थीटा के टर्म्स में होने वाला है। मतलब तुमको पूरे के पूरे जितने भी वैल्यूज हैं सबको थीटा के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों? मान लो कोई y के टर्म्स में लिख देगा, मान लो कोई लिख देगा सबको y के टर्म्स में लिख देगा, उसको लिमिट पता है क्या? यहाँ से यहाँ का वैल्यू, यहाँ से यहाँ का वैल्यू पता है नहीं, तो इंटीग्रेट करके फाइनल आंसर नहीं पहुंच पाएगा उसको। लेकिन मुझे ये पता है कि इस वाले एंड ने थीटा 1 एंगल सबटेंड किया है और इस वाले एंड ने थीटा 2 एंगल सबटेंड किया है। मतलब अगर मैं थीटा के टर्म्स में इंटीग्रेशन ला दूं ना तो मैं एलिमेंट्स पुट कर सकता हूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जितने भी वेरिएबल्स हैं सबको थीटा के टर्म्स में लिखना है। अब एक एक करके सारे वेरिएबल्स थीटा के टर्म्स में लिखने वाले हैं। ध्यान से देखना कैसे, ठीक है? याद रखना है ये बिल्कुल। अगर मैं ये ट्रायंगल देखूं, कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल MPN, इन ट्रायंगल MPN
tan थीटा, अगर मैं एम्बिएंट ट्रायंगल में tan थीटा का वैल्यू लिखूं तो tan थीटा का वैल्यू क्या लिखा जा सकता है, x नहीं y अपॉन x। tan थीटा के प्लेस पे ये लिख सकते हैं ना, इंटीग्रेट कर दो, y कैन बी रिटन एज x टाइम्स ऑफ tan थीटा। अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं तो यहां पे हो जाएगा dy। अच्छा x कांस्टेंट है वेरिएबल, x कांस्टेंट है क्या, x तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट है। अगर x कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया, tan थीटा का इंटीग्रेशन अगर आप करते तो ये क्या होता, sec स्क्वायर थीटा d थीटा हो जाता है क्या, इधर भी इंटीग्रेशन कर दिया, इधर दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दिया, x कांस्टेंट था डिफरेंशिएशन से बाहर निकाला तो dy का वैल्यू आ रहा है dy इक्वल्स टू x sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ये सब हम अभी इंटीग्रेशन में यूज करेंगे, dy के प्लेस में ये देखो, dy को मैं अब थीटा के टर्म्स में लिख सकता हूं ना, dy थीटा के टर्म्स में हो गया। उसी तरह np स्क्वायर का वैल्यू क्या लिखते हैं, np स्क्वायर मुझे किसके टर्म्स में चाहिए, थीटा के टर्म्स में चाहिए, cos थीटा लिख देंगे, cos थीटा लिखने से काम बन जाएगा ना, देख लेते हैं। cos थीटा अगर मैं इस ट्रायंगल में लिखूंगा तो cos थीटा क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय np, मतलब np इज इक्वल्स टू x अपॉन cos थीटा, या np के प्लेस में x sec थीटा रख सकते हैं, तो np स्क्वायर के प्लेस में क्या कर देंगे, x स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इस इंटीग्रेशन में आने वाले जितने भी टर्म्स थे उसको सबको मैंने थीटा के टर्म्स में लिख दिया है। अब ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि एक बार अगर वो थीटा के टर्म्स में लिखा चुका है, अगर उसको थीटा के टर्म्स में लिख दिया जा चुका है तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं, और इंटीग्रेशन करने का लिमिट्स पुट कर सकते हैं। किसी और के टर्म्स में अगर आप रख दोगे ना तो आप लिमिट्स नहीं पुट कर पाओगे। अब जो जिसका काम खत्म है, जिसका काम नहीं चाहिए मुझे, उसको घटाना पड़ेगा, उसको बढ़ाते हैं, एक एक करके सारे वैल्यूज पुट करेंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे। अब इंटीग्रेशन करेंगे आंसर आ जाएगा e परपेंडिकुलर इक्वल्स टू k लैम्डा, ये सब तो कांस्टेंट था, dy के प्लेस में ये पूरा वैल्यू रख दो, तो dy के प्लेस में अगर ये पूरा वैल्यू रखोगे तो x sec स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय np स्क्वायर के प्लेस में रख देते हैं x स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा, देख रहे हैं इनटू cos थीटा, ये वाला cos थीटा क्या क्या कैंसिल हो रहा है, sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा कैंसिल, x से x कैंसिल, तो e परपेंडिकुलर जो है वो k लैम्डा अपॉन x आ रहा है, e परपेंडिकुलर k लैम्डा अपॉन x, और इंटीग्रेशन कहां गया इसका, d cos थीटा है ना, इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा d थीटा। सर मेरे को नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, ध्यान से देखना है भाई। देखो जब तक आप, मैं इस वाले डेरिवेशन में जितने भी मेरे पास एलिमेंट्स थे या जो भी मेरे पास टर्म्स था ना, सारे टर्म्स को मैं थीटा के टर्म्स में लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ ऐसा, क्योंकि अगर मैं थीटा के टर्म्स में उसको लिख लूंगा तो मैं इंटीग्रेशन करना पॉसिबल होगा, एक तो इंटीग्रेशन कर पाएंगे और दोबारा उसका फिर लिमिट भी पुट कर पाएंगे। तुम किसी और टर्म्स में अगर इंटीग्रेशन कर दोगे तो तुम्हारे पास लिमिट्स नहीं है पुट करने को, तो लिमिट्स मेरे पास थीटा के टर्म्स में था, इसमें मैंने सबको थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया, सिंपलीफाई कर दिया। अब थीटा की लिमिट्स देखो, यहां पर थीटा 1 है, यहां पे थीटा 2, तो ऐसा लिखेंगे क्या, थीटा 1 प्लस में माइनस थीटा 2। अब सर माइनस थीटा 2 क्यों लिखा, इधर से सेंस ऑफ रोटेशन अलग है, इधर सेंस ऑफ रोटेशन अलग है, तो अगर एक अगर क्लॉकवाइज है दूसरा अगर एंटी क्लॉकवाइज है, एक पॉजिटिव लिया तो दूसरा नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो थीटा, इससे मैंने एरो भी वहां पे बनाया है, थीटा 1 को अगर मैंने पॉजिटिव लिया तो थीटा 2 को मुझे क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। e लैम्डा सॉरी e परपेंडिकुलर, तो बड़ा सा डेरिवेशन है, बोलते बोलते गला सूख गया है, फिर भी डेरिवेशन नहीं खत्म हुआ, और ये इसका सिर्फ एक पार्ट। अभी एक और पार्ट भी है, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं, तुम तो बस फॉर्मूला याद रखना। फिर भी अगर एग्जाम वाले के पागल हो गए तो मान लो पूछ लिया, तो अब अगर पागल ही हो गए तो कुछ नहीं किया जा सकता, नॉर्मल जब रहेंगे तभी तो कुछ किया जा सकता है, लेकिन जो रिजल्ट फाइनल रिजल्ट आएगा वो तुमको याद रखना है। cos थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन, cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin थीटा होता है, cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा, और यहाँ पर थीटा 1 और यहाँ पर माइनस थीटा, लिमिट्स पुट करते हैं, e परपेंडिकुलर हो जाएगा k लैम्डा अपॉन x, k लैम्डा अपॉन x, अपर लिमिट
अपर लिमिट, यानी कुछ गलत पुट किया है, लिमिट गलत पुट किया है, बहुत शानदार, माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 पुट करना है, नीचे से ऊपर आ रहा है, माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1, तो यहाँ पे पुट करोगे थीटा 1 और ये माइनस थीटा 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो अपर लिमिट कितना आ रहा है, अपर लिमिट आ रहा है मेरे पास, इसका काम खत्म किया, इसको हटा देते हैं, साइन थीटा 1 माइनस और लोअर लिमिट साइन ऑफ माइनस थीटा 2। अब अगर तुमको पता हो ना तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा अगर माइनस साइन थीटा होता है तो ई परपेंडिकुलर को k लैम्डा अपॉन x, ई परपेंडिकुलर को k लैम्डा अपॉन x साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 ये लिख सकते हैं। फाइनल फॉर्मूला याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये जो फाइनल फॉर्मूला आ रहा है, फाइनल फॉर्मूला क्या है, k लैम्डा अपॉन x साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये फॉर्मूला याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम डेरिवेशन याद रख लो तभी ठीक है, नहीं याद रख लो तो फिर वो मैटर ऑफ चांस हो गया, मैटर ऑफ लक हो गया, लेकिन तुमको फाइनल रिजल्ट तो याद रखना है। ये रिजल्ट को हम क्या करेंगे, बहुत बार यूज करेंगे क्वेश्चन में। तो ई परपेंडिकुलर फॉर्म में कितना आ गया, k लैम्डा अपॉन x sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। उसी तरह क्या करते हैं, ई पैरेलल भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये इंटीग्रेशन इसलिए मुश्किल हो गया ना क्योंकि यहाँ पर थीटा जो था ना वो कांस्टेंट नहीं था, थीटा जो है वो चेंज हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा था, इंटीग्रेशन जो हो गया वो मुश्किल हो गया। बात समझ में आया है क्या? अब ये फॉर्मूला रहने देते हैं, कुछ देर फॉर्मूला स्क्रीन पर रहेगा तो तुमको लगेगा कि ये फॉर्मूला को जाना पहचाना है, कहीं तो देखा है इस फॉर्मूले को। ई पैरेलल आसानी से हो जाएगा, जो भी मुश्किल है, मतलब या तो तुमको समझ में आ गया होगा या तो तुमको ये समझ में आ गया होगा सर आप कुछ भी बता दो मेरे को नहीं समझ में आ रहा, तो दोनों ही बातों में तुम क्या हो जाओगे, सेटिस्फाइड हो जाओगे। कुछ लोग इस बात से सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि उनको समझ में आ गया, कुछ लोग इस बात से सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि भाई डेरिवेशन बहुत मुश्किल है, इतना बड़ा डेरिवेशन हम नहीं समझ सकते, तो दोनों तरह से सेटिस्फैक्शन लेवल आएगा। ठीक है, ई पैरेलल कैलकुलेट करते हैं। ई पैरेलल में अपने को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। अब देखो ई पैरेलल का इंटीग्रेशन किसका करना है, डी sin थीटा का इंटीग्रेशन करना है इधर, तो यहां पे लिख दो इंटीग्रेशन ऑफ डी sin थीटा। फिर से ई पैरेलल, डी का वैल्यू क्या था, k लैम्डा dy था ना, k लैम्डा dy डिवाइडेड बाय np स्क्वायर sin थीटा। अभी मैं लिमिट्स नहीं पुट कर रहा, एक बार देख लेते हैं किसका इंटीग्रेशन होने वाला है। ई पैरेलल k लैम्डा dy के प्लेस में मैंने क्या पुट किया था, x sec स्क्वायर थीटा d थीटा, dy के प्लेस में x sec स्क्वायर थीटा d थीटा पुट किया था, और np स्क्वायर के प्लेस में आया था x स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा और एक sin थीटा। ये पूरा इंटीग्रेशन अंदर sec स्क्वायर थीटा x और ये गायब हो गया, तो ई पैरेलल का वैल्यू जो आ रहा है वो k लैम्डा अपॉन x इंटीग्रेशन में sin थीटा d थीटा। फिर से लिमिट्स क्या करेंगे, माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 पुट कर देंगे। sin थीटा का जब आप इंटीग्रेशन करते हो ना, sin थीटा का इंटीग्रेशन कितना आता है, sin थीटा इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा होता है, तो ई पैरेलल का ऐसा आ जाएगा, ई पैरेलल हो जाएगा k लैम्डा x अपर लिमिट, sin थीटा इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा हो गया तो मैं माइनस बाहर रख देता हूं, अपर लिमिट cos थीटा 1 माइनस लोअर लिमिट cos ऑफ माइनस थीटा 2। अब cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, तो मैं इसको चेंज करके क्या लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं ना, ई पैरेलल इक्वल्स टू माइनस k लैम्डा अपॉन x cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। इसको और प्यार से क्या लिख सकते हैं, इसको और प्यार से ये लिख देंगे, ई पैरेलल कितना है, k लैम्डा अपॉन x cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। ये फॉर्मूला है ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर का, जो आपको क्या कर लेना है, याद रख लेना है। तुम डेरिवेशन याद रखो नहीं रखो ये मैटर नहीं करता, मैं अगर बोलूं तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ये डेरिवेशन का रिजल्ट याद रखना बहुत जरूरी है। आज के लेक्चर में मैंने कुछ खास नहीं पढ़ाया है, मैंने कुछ डेरिवेशन कराए हैं। अब डेरिवेशन में टाइम लगता है, मेरे को पता है,
डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होगा, स्कूल के एग्जाम के लिए, कॉलेज के एग्जाम में डेरिवेशन पूछ सकते हैं, लेकिन जो फॉर्मूला है, जो भी फॉर्मूलाज मैंने डिराइव किया है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी 2-3 लेक्चर्स और ऐसे होंगे तुमको लगेगा सिर्फ फॉर्मूला का डेरिवेशन हो रहा है, तो फॉर्मूला डेरिवेशन करेंगे, जो भी फॉर्मूला के रिजल्ट्स आएंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। बात समझ में आ रहा है? तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि अलग अलग टाइप के अरेंजमेंट होंगे, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वो जो स्ट्रेंथ आएगा उसका वैल्यू अपने को याद भी रखना है क्वेश्चन के पर्पज से। ठीक है, तो जब एक बार क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो तुमको समझ में आएगा कि हाँ सर ये फॉर्मूला की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, जिसको फॉर्मूला याद रहेगा वो तुरंत से क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, जिसको फॉर्मूला नहीं याद रहेगा वो भटकता ही रह जाएगा। मैं देखो बहुत सारे चैप्टर्स में बोलता हूँ कि फॉर्मूला नहीं याद करना है, फॉर्मूला नहीं याद करना है, लेकिन इस पर्टिकुलर चैप्टर में मैं बार बार बोल रहा हूँ कि फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पर जो फॉर्मूला याद रखोगे वो ग्रेविटेशन में भी काम आएगा। ठीक है, इतना याद रखते हैं आज।